नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश अपने राजनीतिक विश्लेषक संतोष दुबे के साथ श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2024 के राजनीतिक समीकरण के अनेक चीज़ों को आप लोगों ने समझने की कोशिश की और 4 जून का समय है जहां लड्डू बंटने का आगाज सभी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा। लेकिन क्या कुछ रहने जा रहा हजारीबाग लोकसभा को लेकर। आज जो हम लोग एग्जिट पोल के माध्यम से आपके पास रखने जा रहे हैं वो हजारीबाग का 5 विधानसभा का विश्लेषण संतोष दुबे जी और हमारे साथ आपके समक्ष हम लोग रखेंगे। पहले तो संतोष दुबे जी का हम लोग स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। संतोष जी, अपना दोनों विश्लेषण बड़ा सफल रहा, लोगों ने सराहा और मुझे लगता है कि बहुत क्लोज समीकरण के साथ हम लोग गुजर रहे हैं। क्या कुछ हजारीबाग में दिखने जा रहा है या मेन फैक्टर के तौर पर हजारीबाग को देखें तो क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, इस बार का हजारीबाग का जो समीकरण है आप इसको गौर से समझिएगा तो पिछला अभी जो कैंडिडेट है, जैसे कि आपका जो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी जो हैं जी, ये बहुत मंझे हुए नेता हैं और इनके विपक्ष में अगर आप देखिएगा, इनके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो मनीष जायसवाल जी हैं जो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं जी, और इनको पूरे राज्य के लोग जानते हैं। और तीसरा कैंडिडेट जो जिनका नाम आज के इस चुनाव प्रचार में बड़ा जोर शोर से लिया जा रहा है, उनका नाम जो है संजय मेहता जी हैं, बिल्कुल जेएल कैंप के प्रत्याशी जो हैं। तो मेन मुकाबला इन तीनों के बीच में मेजरली देखा जाएगा। अब रिजल्ट किन के फेवर में ज़्यादा आएगा वो तो आपको 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटी हम लोग जो डिस्कशन कर सकते बता सकते हैं जनता को कि भाई किसको कितना वोट। अच्छा, चलिए, सबसे बड़ा अगर हम मेजर जोन मानते हैं अगर हजारीबाग के अंतर्गत तो बरही को लोग रखते हैं। बरही का समीकरण अगर देखा जाए तो लंबे समय से भाजपा के खेमे में रहा। 1,40,000 के आसपास का वोट का समीकरण लंबे समय से मेंटेन किया गया। जी जी। लेकिन इस बार जेपी भाई पटेल एक बड़ा नाम और संजय मेहता एक क्रांतिकारी के रूप में वहाँ पर पहुंचे। आंदोलन का एक बड़ा आगाज रहा। तो क्या कुछ रहने जा रहा बरही को लेकर या क्या इम्पैक्ट आपकी नज़र से? देखिए सर, लास्ट टाइम का अगर आप चुनाव का टोटल वोट परसेंटेज देखेंगे किसको कितना वोट पड़ा और वहाँ पर टोटल वोटर्स कितने हैं, तो लास्ट टाइम जो वोट वहाँ पर टोटल वोटर्स ने जो पोल किया था, जो वोटिंग किया था, वो तकरीबन 1,80,000 के आसपास में टोटल लोग पोलिंग किए थे, मतलब वोट दिए थे। और उसमें 1,80 में अगर आप देखेंगे तो भाजपा के जो जयंत सिन्हा जी जो थे उनको मिला था 1,24,120 वोट के आसपास में। और उसी के मुकाबले जो इनके जो प्रत्याशी थे, आईएनसी के जो प्रत्याशी रहे गोपाल प्रसाद साहू जी, उनको 36,000 के आसपास में वोट बहुत ज़्यादा मिला वोट का डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है। तो हाँ, तो उस समय क्या फैक्टर रहा होगा उस समय? 2-3 मुद्दे रहे सर। पहला तो भाजपा देखिए सर, भाजपा का जो काम करने का जो तरीका है जनरली लोग समझते नहीं। उनका 2-3 मॉडल है। पहला मॉडल ये है कि जब वो सत्ता में आए तो जनता के बीच में जिन योजनाओं को लाभ मिला उनको वो लाभुक वर्ग बोलते हैं और उनसे वो कनेक्शन 5 साल बना के रखते हैं ताकि जब आप चुनाव का जब बारी आए तो वो उनसे वोट ले सके, क्योंकि काम करके वो वोट मांग रहे हैं तो उनका बनता भी है कि भाई हमको वोट दीजिए। तो पहला एक लाभुक वर्ग रहता है। दूसरा जो है, अभी आज के डेट अगर आप देखेंगे कि 10 साल में मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो घट नहीं रही है, बराबर बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच में उनका जो एक्सेप्टेंस लेवल है बहुत बढ़ चुका है। और चूंकि अगर देखिएगा हजारीबाग एक बहुत सेंसिटिव जोन में आता है, वहाँ पर एक समीकरण है, हिंदू मुस्लिम का एक समीकरण है, उनका इम्पैक्ट तो हमेशा से शुरू से देखा गया है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर के तो एक हिंदू मुस्लिम समीकरण वहाँ पर एक बनता है। दूसरा, तो क्या कुछ इस बार भी उतना डिफरेंस रहेगा क्या? जो कुछ हम लोग देख रहे हैं 1,24,000 कहाँ 36,000, एक लंबा समीकरण। नहीं देखिए, हम आपको बताते हैं कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भाजपा ने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी बहुत गलती की है, जिसके वजह से भाजपा जीतेगी तो ज़रूर, कहना मुश्किल है, जीतेगी ज़रूर, लेकिन जीतेगी भी तो बहुत कम मार्जिन से सीट। मतलब ये माने कि जो डैमेज वोट था वो जेपी भाई पटेल को ज़्यादा मिलने जा रहा है। बहुत ज़्यादा डैमेज वोट का फायदा उनको मिलेगा। बिल्कुल। महागठबंधन का भी एक नया समीकरण वहाँ दिखेगा। महागठबंधन में जिनके बहुत बड़े बड़े लोगों का वहाँ पर रैली है, वहीं चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो खुद गए थे उनके प्रचार में। तेजस्वी जी का आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ के जो वोटर्स हैं, बाहरी वोटर को भी तेजस्वी यादव जी बिल्कुल साधने का कोशिश किए होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप समझिएगा तो मामला बहुत संगीन है, नज़दीकी रहेगा एकदम। अच्छा, चलिए, दूसरा विधानसभा आता है, खासकर बताता है बड़का गांव का समीकरण। आईएनसी लंबे समय, चाहे आप अम्बा प्रसाद जी की बात करें, पहले यूपीएससी एस्पिरेंट भी रही, वकील भी हैं, अभी इन दिनों थोड़ा सा ऑडियो वीडियोस में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेकर लोगों को मनोरंजन में बात रखा गया। तो क्या कुछ वोट के समीकरण में अम्बा प्रसाद जी का फैक्टर वहाँ पर पॉजिटिव स्केल आईएनसी के फेवर में जेपी भाई पटेल को फायदा पहुँचाएगा या वाकई लोग फिर से वहीं रहेंगे? देखिए सर, जेबी अभी बड़का गाँव जो है झारखंडी भाषा
खतियान समिति जो है, उनका जो आंदोलन का बड़का गांव एक केंद्र रहा है, वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वोट का बंटवारा, मतलब वोट स्विंग होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा। इसका फायदा जेबी केसेस के हाथ में आएगा कुछ, हाँ, कुछ वोट यहाँ पर स्विंग होकर के जेपी के जेल के के प्रत्याशी संजय मेहता को जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो आईएनसी के जो विधायिका जी जो है, अम्बा प्रसाद जी, विधायिका जो है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा भी पहुंचाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कितना वोट ला पाएगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अब जो 1,47,000 का समीकरण है और 43,000 का समीकरण है, इस डिफरेंस को एक एनालिसिस के तौर पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है बेटा सामने रखना मुश्किल होता है। नहीं, देखिए, अगर आप अब चूंकि क्या है कि आपके पास बूथ का डेटा है नहीं, तो आप जो वोट पोल हुआ है और लास्ट टाइम किसको वोट मिला था, उसके आधार पर आप परसेंटेज बढ़ा करके ऊपर नीचे करके आप टोटल वैल्यूएशन मतलब निकाल पाते हैं कि किसको कितना वोट मिलेगा। तो लास्ट टाइम भाजपा को जो वोट मिला था तकरीबन 1,43,000 के आसपास में वोट पड़ा था, और कांग्रेस को जो वोट पड़ा था 47,000 के आसपास में पड़ा था। इस बार हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के वोटर्स, उनके जो प्रत्याशी मनीष जायसवाल है, उससे उतना खुश नहीं है। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी मनीष जायसवाल के प्रति वहाँ के लोगों के बीच में बहुत है, तो उनका वोट मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा। अच्छा, कोर वोटर जो भाजपा के हैं वहां से कट के कहाँ जा रहे हैं? ये 100 अगर बड़का गांव की हम बात, ये बट रहा है सर। देखिए, भाजपा के जो वोटर जो पिछला टाइम जो वोट दिए थे, इस बार का स्विंग होगा तो कुछ परसेंटेज इसमें कांग्रेस गठबंधन को मिलेगी और कुछ परसेंटेज आपको संजय मेहता जी को जाएगा। संजय मेहता वहां पर आगे आ रहे हैं बड़का गांव में। वोट का परसेंटेज अगर देखें तो क्या कुछ आंकड़ा जेबी केसेस? देखिए, हमको जहां से ग्राउंड रिपोर्ट से एक इन्फॉर्मेशन जो हमको मिला है कि भाई ठीक है, जेएलकेएम के प्रत्याशी संजय मेहता जी अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन हमको फिलहाल केंद्र में मोदी जी चाहिए। ऐसे जो हमको रिपोर्ट मिला है उसके हिसाब से कहते हैं कि भाई मनीष जायसवाल जी मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। तो ये फैक्टर रहा एकदम है सर। तो क्या कुछ वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है भाजपा की तरफ आपका? क्या भाजपा को हमको लगता है बड़का गांव से जो वोट पड़ेगा सर, 80 से 90 हज़ार के आसपास में भाजपा को वोट पड़ेगा। 60 से 70 हज़ार के आसपास में आपको जयप्रकाश भाई पटेल जी को मिल सकता है, आईएनसी के जो कैंडिडेट हैं। और 50 से 60 हज़ार के बीच में आप देखेंगे तो संजय मेहता जी को भी मिलने का संभावना है वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ इस बार हम लोग देख रहे हैं, जो भी एग्जैक्ट पोल हम लोग बना रहे हैं, महागठबंधन का वोट परसेंटेज पिछले 10 सालों की अपेक्षा लगातार इस बार बढ़ते हुए दिख रहा है हर जगह पर। बिल्कुल। क्या कुछ कारण है इसको रखें? देखिए सर, इस बार जो हमको लगता है कि भाजपा ने जिन कैंडिडेट को सेलेक्ट करके चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, कहीं ना कहीं जनता उनके प्रति बहुत खुश नहीं थी। उनका जो भी पिछला 10 साल का 15 साल का जो भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उनसे जनता चिड़ी हुई थी। भाजपा ने उनको टिकट दे करके यही किया है कि भाई जो अब जनता की मजबूरी बन जाती है, भाई अब कोई है नहीं उपाय तो अब उनको वोट देना है। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी है वोटरों के मन में, जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना ही पड़ेगा। रामगढ़ को लेकर क्या कुछ कहने जा रहे हैं? रामगढ़ मुझे लगता है एक बड़ा आंदोलनकारी वाला फैक्टर रहा है शुरू से, और स्वर्गीय टेकलाल जी का मुझे लगता है जिस तरीके से आप सोचेंगे, कहीं ना कहीं भाजपा वहाँ बहुत बड़ा नुकसान उठाने इस बार जेपी भाई पटेल को लेकर, क्योंकि एक तरफ जेपी भाई पटेल जेएमएम से आए, फिर भाजपा में आए, फिर वहाँ से निकलकर फिर कांग्रेस के गोदी में चले गए। तो ये जो जीत की राजनीति वाला समीकरण है, रामगढ़ में क्या कुछ भेद पाएगा और कितना फायदा किसको मिलेगा? देखिए सर, रामगढ़ में जो टेकलाल महतो जी जो हैं, वो झारखंड के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडिंग मेंबर में आते हैं। बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े क्रांतिकारी उनका नाम है, और कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट जो है वोटरों के मन से अभी गया नहीं है। लोग आज भी उनको याद करते हैं, चाहते हैं। तो उनके वजह से क्या होगा कि वोट परसेंटेज इस बार भाजपा को घटेगा और आपको इसका वोट आईएनसी को मिलेगा उनके वजह से। अच्छा, जेपी भाई पटेल जी का जो अपना समीकरण है, क्या उनका वोट कम होगा उनके? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जयप्रकाश भाई पटेल के प्रति नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पूरे हजारीबाग लोकसभा में देखेंगे तो मनीष जायसवाल से लोग नाराज है, खास करके हजारीबाग के जो लोग हैं। ठीक है, तो उनका नुकसान जो होगा उनको उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये नुकसान सीधा मुझे लग रहा है कि इस बार खासकर हजारीबाग में आईएनसी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, जनता की नाराजगी जो है और उससे जो वोट स्विंग होगा वो कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस को और जेएलकेएम के प्रत्याशी को। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लग रहा कि जो मोदी जी का 2019 के आसपास का बड़ा समीकरण का काम रहा, हॉस्पिटल को लेकर या योजनाओं को लेकर, या मुझे लग रहा 800-900 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ, नल जल योजना को लेकर 500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, ये कुछ फैक्टर क्या वोट में इस बार कमी को डैमेज करने में एक भूमिका नहीं निभा? देखिए, मोदी जी की खासियत चीज़ हम आपको बताते हैं सर। मोदी जी क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो योजनाएं वो बनाते हैं जी, जिससे खासकर जो ग्रामीण वर्ग के जो लोग हैं उनको डायरेक्ट फ़ायदा उनको मिलता है।
पहला काम तो ये करते हैं। और आम लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम करते हैं, जैसे अस्पताल बनवाए, वो 500 बेड का अस्पताल बना दिए, वुमेंस मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, और प्लस आप देखेंगे बरी को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का उनका प्लानिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता ये बात समझती है कि भाई मोदी जी काम से नाराज नहीं है, लोग काम से तो बहुत खुश है, बस कैंडिडेट पे मामला। ये हम माने कि मोदी जी के आने से बहुत ज्यादा जो डैमेज था वो कम डैमेज होगा, बिल्कुल मान सकते हैं। बिल्कुल मोदी जी और मोदी जी के किए गए काम के को ही जनता मतलब खुश रहती है, जिसके वजह से ही जो है उनको वोट। अच्छा, मांडू विधानसभा पर देखते हैं तो जब हम लोगों ने उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग जानने का कोशिश किया तो बिल्कुल कांटे का टक्कर नजर आया मांडू को लेकर। जी जी, जेपी भाई का अपना मजबूत समीकरण है, वहीं से विधायक भी हैं। हाँ बिल्कुल मजबूत समीकरण है, और पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर जैसे आंदोलनकारी चीजों को उन्होंने लाकर रखा। जी जी, इस बार मांडू किसके खाते पे या उसका बड़ा वोट समीकरण? देखिए सर, मांडू अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भाजपा को वहाँ पर वोट मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,58,000 के आसपास जयंत सिन्हा जी को मिला था, बहुत बड़ा मार्जिन। और उसी के मुकाबले अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल प्रसाद साहू जी को देखेंगे तो 55,000 वोट उनको मिला था, मतलब ऑलमोस्ट समझिएगा 1 लाख का लीड है वहाँ पर। बिल्कुल। तो अब क्या है, चूंकि समीकरण बदलता दिख रहा है और वोट कहीं ना कहीं वहाँ पर भाजपा का कटेगा और वो मिलेगा आपको जयप्रकाश भाई पटेल जी को। जयप्रकाश भाई पटेल जी को वोट अगर हम लोग उम्मीद वाली अनुमानित अगर आंकड़े में लाएंगे जी, तो जहां 1,58,000 का वोट लास्ट टाइम किसके हाथ में था, तो भाजपा, और इनका मुझे लग रहा 55,000। क्या कुछ इस बार? सर इस बार हमको जो लग रहा है कि भाजपा का वोट कुछ माइनस होगा और वो वोट इनको मिलेगा जयप्रकाश भाई पटेल जी को। इस बार हमको लगता है मांडू विधानसभा से 70 से 80 हज़ार जयप्रकाश भाई पटेल जी को मिलेगा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, और भाजपा के जो प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी जो हैं उनको 80 से 90 हज़ार का, मतलब 20-25% का जो डैमेज है वो डायरेक्ट जेपी जी को फायदा होने जा रहा है। 20% के आसपास आप बोल सकते हैं कि डैमेज। अच्छा, वहाँ पर ही मांडू में मुझे लगता है कि एक अच्छी घेराबंदी संजय मेहता ने भी की, लोगों के मुद्दे को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर, या मतलब राष्ट्रीय पटल पर क्षेत्रीय मुद्दों को किसी ने आज तक जगह नहीं दिया, इन सारी मुद्दों को उन्होंने रखा है, कुछ फायदा? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दों को जिस प्रकार से संजय मेहता जी वहाँ के लोगों को गुलबंद करने में कितना सफल हो पाए, ये तो आप समझ सकते हैं। और मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता कि संजय मेहता जी उतने कारगर होंगे हजारीबाग लोकसभा चुनाव में जितने जयराम जी होंगे गिरिडीह में। बिल्कुल, जयराम जी का तो मुझे लगता है 14 सीटों की हम बात करें तो एकदम हॉट कैक बना हुआ है गिरिडीह। हाँ, एक बड़ा चेहरा के रूप में उभरे कहीं ना कहीं। अच्छा, गिरिडीह में का फायदा जो जयराम महतो का है, ये हजारीबाग में कुछ फायदा नहीं दिखने जा रहा। देखिए क्या होता है ना सर कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आप स्टार प्रचारक हैं, आप अपना चुनाव लड़िएगा कि दूसरा चुनाव लड़ने जाइएगा, क्योंकि सब कुछ समय का अंतराल में सब जगह चुनाव हो रहा है, तो आपको अपना भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर जयराम जी का अगर दौरा हजारीबाग में बढ़ा होता तो सादा कुछ ज़्यादा पर नहीं तो कुछ ज़्यादा वोट तो स्विंग कर ही सकते थे, लेकिन वो गए नहीं। तो चलिए, अंतिम हम लोग आते हैं हजारीबाग सदर की बात करें, जहाँ पर मेन लीडिंग पोजीशन है भाजपा का। ऐसा समीकरण जहाँ हिंदू मुस्लिम का समीकरण हमेशा दिखा है, हालांकि अब धरातल पर बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नकारते हैं और विकास की बात पर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक जर्नलिज्म स्केल पर जाकर सोचते हैं तो मुझे लगता है आप दलगत जातिगत ये दोनों पैरेलल चलता है। बिल्कुल, अंदर खाने देखिए सर, हम और आप कितना भी पढ़ के एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन अंदर खाने जो जातिवाद का जो बीमारी, जो समीकरण है, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पे वो रंग आ ही जाता है। लोग अपना वोट करते हैं अपने हिसाब से ही। अगर लास्ट टाइम आप देखेंगे तो भाजपा को 1.5 लाख वोट मिला था और 60,000 कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला था। इस बार हमको चूँकि हजारीबाग का समीकरण बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो भाजपा को यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो भी लोग वोटर नाराज हैं, लेकिन मजबूरी में उनको भाजपा को वोट वहाँ देना पड़ेगा। 1,52,000 का जो वोट था लास्ट टाइम, जी 10% 20%। अच्छा, एक चीज़ तो हम हमेशा देख रहे हैं, जो आज का विश्लेषण है इसमें आप भाजपा को डैमेज करके सीधा फायदा जेपी पटेल जी को दिखा रहे हैं। उसका मेन कारण ये है सर कि जो प्रत्याशी जो इस बार जो भाजपा से उनको मिला है लोकसभा के जनता को, हजारीबाग की लोकसभा की जनता को, उनसे लोग थोड़े से नाखुश हैं। हालांकि कोई उपाय नहीं है उनके पास में। अब हजारीबाग की जनता नाराज है, लेकिन मजबूरी में उनको वो वोट कर रहे हैं। लेकिन यही नाराजगी बाकी के 4 विधानसभा में है या नहीं है, ये बड़ा असमंजस की बात है। इसमें क्लैरिटी के साथ बात नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जनता मजबूरी में ही वोट दे, लेकिन उनको मनीष जायसवाल को वोट मिलेगी और कुछ मार्जिन से वो। अच्छा, जेल केम का क्या कुछ पोजीशन मेन टाउन में रहने जा रहा है, या हजारीबाग के क्षेत्र में अगर सदर की बात करें तो? हजारीबाग क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कंपेनिंग भी वैसा नहीं दिखा जैसा होना चाहिए था। अब संजय मेहता जी सुनने में आया गए नहीं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, किए लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब
चूंकि नई पार्टी है, आप तो बार बार इनको समझाते हैं, पता नहीं हमको ही तो हमेशा गाली देते रहते हैं। जब हम इनको जब भी अच्छे बात बोलेंगे इनको तो ये हमको गाली देंगे, हम तो बोलना ही छोड़ दिए, जाओ भाई जो समझ में आता करते रहो। हम शुरू से बोलते आए इनको कि अरे भाई बूथ मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। ये तो अब छोड़िए, सब बात तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने जो सजेशन इनको दिया उन पर अमल नहीं किया। लास्ट में अब जयराम बाबू खुदे बोलते फिर रहे कि हमको बूथ मैनेजमेंट अभी नहीं किए। जब हम सलाह देते हैं तो उसको लिया कीजिए भाई, जो भी बाहरी है समझ के हमको। ठीक है, एक एनालिसिस वाली बात हम लोग रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये जो पूरा समीकरण है, ओवरऑल इस समीकरण में क्या कुछ आंकड़ा जाकर भाजपा या आईएनसी या जेएलकेएम या अन्य प्रत्याशी, यानी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिसकी हम लोग बात, हालांकि अगर बीच में रखना चाहें तो दो बार यहाँ पर सीपीआई का भी, सीपीआईएम का जोर है सर वहाँ पर। इस बार हमको जो भुवनेश्वर जी जो हैं वो तकरीबन अच्छा वोट काटेंगे। देखिए इस बार टोटल वोट हजारीबाग में टोटल पोलिंग जो हुआ है सर वो 10,73,390 के आसपास में पोलिंग हुआ है। अब यही 10,73,000 में 17 प्रत्याशी हैं टोटल हजारीबाग लोकसभा में, यही 10,73,000 वोट बटेगा। इसमें मेजर जो कैंडिडेट निकल के आते हैं, 4 कैंडिडेट का, भाजपा के कैंडिडेट हो गए, गठबंधन के कैंडिडेट हो गए, जेएलकेएम हो गए और सीपीआईएम के लोग हो गए, यही 4 लोग हैं। क्या हजारीबाग में यूं मान लें कि पिछला जो विकास का खाका रहा वो जयंत सिन्हा या उनके फादर भी रहे, जसवंत सिन्हा भी रहे, अचानक गोलबंदी से बाहर निकल गए, भाजपा में उनका समीकरण दिखने नहीं लगा, सो कॉज हो गए, मन में क्या कुछ रोष रहा, इसका फायदा या इसका पूरा नुकसान मनीष जायसवाल को होने जा रहा है? देखिए सर, चूँकि जयंत सिन्हा से भी लोग परेशान थे, वो चुनाव जीतने के बाद वहाँ दिखते नहीं थे, जनता की अपनी लेकिन आपको तो मजबूरियां। ये मानना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री का इनॉग्रेशन वाला स्टेटमेंट था उसमें वो बिल्कुल, देखिए उसके बाद भी हम आपको बताते हैं, मोदी जी का जोर इतना बोलिए इफेक्टिव, मोदी जी इतने इफेक्टिव हैं कि भाई उनके टिकट दिए गए सीट पे जो भी जीतता है, भले वो आदमी काम ना करे, लेकिन मोदी जी को जो सिस्टम वो बना दिए हैं, अनाज देने का, टॉयलेट देने का, घर बनाने का, है ना, या रोड बनाने का, या इलेक्ट्रिफिकेशन का, या हर घर नल योजना का जो बात करेंगे, तो काम तो आपके द्वार तक वो पहुंचा दे रहे हैं, भले आपके प्रत्याशी, लोकसभा सांसद के प्रत्याशी पहुंच आपको पाए दिखे या ना दिखे। क्या कुछ फाइनल हम लोग रखने जा रहे हैं भाजपा का वोट समीकरण? देखिए सर, भाजपा को इस बार हमको लगता है हजारीबाग से मार्जिन कम होगा, 4.5 लाख से लेकर के 5,15,000 के मतलब आसपास वो जो में। पुराना समीकरण 7 लाख का ऊपर का था वो इस बार नहीं होने, 7,27,000 लास्ट टाइम इनको टोटल वोट मतलब मिला आपका था। कहना है 5 से 5.5 का समीकरण पर ये जाकर स्टैंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आईएनसी को क्या कुछ लगता है? आईएनसी को सर लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख वोट मिला था इनको, 2,49,000 के आसपास में। इस बार हमको लग रहा है कुछ वोट बढ़ेगा इनको, 3.5 से 4 के बीच में जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ समीकरण नया आपको दिमाग में आ रहा है कि जिसके कारण ऐसी गोलबंदी हो जाए कि डायरेक्ट आईएनसी के खाते में जा सके? ऐसा अगर कोई पूर्ण मुस्लिम वोट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कोयली भी है, तेली भी है, या मुस्लिम है, बहुत सारे समीकरण लोकसभा के अंतर्गत, खासकर हजारीबाग में मिक्स्ड मीडिया कास्ट के लोगों को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। तो मुस्लिम का अगर वोट और आदिवासी का वोट अगर एक तरफा पड़ जाए, नहीं तो भी नहीं, देखिए तो भी वहाँ का समीकरण नहीं बिगड़ सकता है। क्यों नहीं बिगड़ सकता है वो हम आपको बताते हैं कि जनता को जितना सुविधा योजनाओं के प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत पहुंचा सकते थे, वो योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिला है। मिल गया। वो वोटर आपको कहीं नहीं जा सकते। जो लाभार्थी वर्ग हैं वो तो भाई मान के चलिए हम गरीब आदमी है, हमको अब 5 किलो अनाज हमको महीना का मिल रहा है, हमारा टॉयलेट मिल गया, हमको एक घर मिल गया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो हम चाह के भी आपको वोट, दूसरा को वोट नहीं दे सकते। संजय मेहता जी का क्या समीकरण आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अगर आप 1.5 या 2 लाख तक का भी आंकड़ा तक पहुंचते तो एक बड़े नेता के रूप में आने वाले समय में एक ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ के। देखिए संजय, लेकिन आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि वोट वहीं तक कांस्टेंट रहेगा। मुझे लगता है गोलबंदी तगड़ा रही और जेबी केसेस जेएलकेएम का जो एक अपना इम्पैक्ट नेम वाइज जो कैंडिडेट है उसका फायदा तो मिलेगा ना। देखिए एक बात तो समझिए, अगर आप चुनाव लड़ने उतरिएगा और आप एक आंदोलन खड़ा करके जनता के बीच में जाइएगा, उनके बातों को रखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जीत और हार का जो आप सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो वो चीज़ इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। संजय मेहता जी आई थिंक वो पहले आम आदमी पार्टी में थे, हमारे साथ ही थे पहले, छोड़ करके वो इसमें आ गए। आप देखने वाली बात है कि वो टोटल वोट कितना ला पाते हैं, लेकिन अच्छा खासा वोट लाएं, हम तो यही उम्मीद करेंगे। और कितना वोट लेकर के आएंगे वो तो 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। 4 तारीख का आगाज का बस। तो हाँ, तो मतलब मोटा मोटी बात ये कि भाजपा 4.5 से 5.5 के बीच में, 5,20,30,000 के आसपास में, कांग्रेस के जो पार्टी हैं 3.5 से 4 के बीच में, और जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं 1,30,000 से लेकर के 1,70,80,000 के आसपास में आने का संभावना है। चलिए, क्या कुछ एग्जिट पोल के अंतर्गत हम लोगों ने हजारीबाग के अंतर्गत रखा है, ये तो अब आप आने वाले 4 जून का जो वेरिएशन है उससे पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो हजारीबाग का ग्रामीण क्षेत्र है वो शुरू से ग्रामीण रहा और आज भी ग्रामीण रहा। हालांकि कुछ शहरीकरण का
फिल्ट्रेशन प्रभाव वहाँ पर दिखेगा जरूर। 2024 की राजनीतिक सफर में श्रीमान व्योम टीवी का पेज पर लगातार आप लोगों को जिस तरीके से हम लोगों के माध्यम से चीज़ें रखी गई और आप लोगों ने स्नेह और जो प्यार दिया उसके लिए हम लोग बड़ा शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद रहेगा। और विशेषकर संतोष दुबे जी का, इन्होंने एनालिसिस वाली चीज़ों को डेटा मैनेजमेंट के साथ जिस तरीके से रखने का काम किया है, सदैव हम लोग इनके शुक्रगुजार अरे रहेंगे। नहीं सर, क्या सर? चलिए ये सब चलता रहेगा। 2024 का समीकरण में 4 जून का लड्डू किसके पास और कौन अपनी आंखों में रखेगा एक नई समीकरण की आस। चलते मिलते हैं 4 जून के इसी सफर में। धन्यवाद आपका। व्योम टीवी के सदैव पेज पर आपका स्वागत रहेगा। आप दर्शक हैं हमारे लिए, आप हमारे लिए बहुत मूल्य हैं और मुझे लगता है आपके बिना एक स्वतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्र का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात है सर। धन्यवाद। नमस्ते।